हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए हमने सीटेट पीवाईक्यूज़ की सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें जो पहली क्लास है हमारी, उसमें जो पेपर आपका 14 दिसंबर में हुआ था, 14 दिसंबर 2024 में, उसका सीडीपी पोर्शन हमने हल करवाया आपको। ठीक है, आज की क्लास में जो 15 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था, सेकंड पेपर, ठीक है, इसकी सीडीपी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, ये सेकंड पेपर के, जो आपका पेपर सेकंड होता है सीटेट का, ये उसके सीडीपी के क्वेश्चंस रहेंगे और इनको हम लोग विधिवत तरीके से एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो पहले से बहुत चेंज हो चुका है। तो यदि आप इसी तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चंस एंड जो रिसेंटली पूछे गए हैं, इनको यदि आप डीपली समझ लेंगे, तभी आपका सीटेट बेहतर तरीके से क्रैक हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ऐसे बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। सहायक तकनीकी उपकरण, जैसे जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी सामग्री उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। देखिए, उनके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण, ये आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होता है, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए होता है। ठीक है, ब्रेल एम्बॉसर और प्रदर्शक, जिसको हम ब्रेल एम्बॉसर एंड डिस्प्लेज कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो ब्रेल एम्बॉसर है, ये सीधे तौर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही बने हुए उपकरण होते हैं। और एम्बॉसर जो है, एम्बॉसर, इसमें जो टेक्स्ट होता है, ध्यान से समझिएगा, इसमें जो प्रिंट टेक्स्ट होता है, ये उसको ब्रेल डॉट्स में उभार करके प्रिंट करता है, यानी कि उनको उठा हुआ, ठीक है, ऐसे टेक्स्ट उठा हुआ होता है, ताकि ये बच्चे उसको टच कर पाएं, है ना, टच करके समझ पाएं, फील कर पाएं उसको। और फिर है प्रदर्शक। प्रदर्शक का मतलब होता है, इसमें स्क्रीन का जो टेक्स्ट होता है ना, इसमें स्क्रीन का जो टेक्स्ट होता है, ये इसमें उभरे होते भी हैं, इसमें धंसे भी होते हैं। ऐसे कैसे डॉट्स होते हैं, इसमें उभरे भी होते हैं, धंसे भी होते हैं। इनमें बच्चा टच करके और फील करता है, उससे वो समझता है। तो ये होता है ब्रेल एम्बॉसर और प्रदर्शक। ठीक है, ये भी आपका राइट है। वाक पहचान सॉफ्टवेयर, यानी कि भाषण से पाठ। वाक पहचान, वाक पहचान का मतलब यहाँ पे जो बच्चा दृष्टिबाधित है वो सिर्फ देख नहीं पा रहा है, सुन तो सब ले रहा है ना, तो यहाँ पे वो वाक पहचान, यानी कि स्पीच को रिकॉग्निशन करता है, आवाज को पहचान लेता है, ऐसा सॉफ्टवेयर भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ही होता है। ठीक है, क्योंकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो कीबोर्ड माउस देख तो पाते नहीं है, इसलिए आवाज से टाइपिंग और कमांड देना उनके लिए अच्छा तरीका होता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग, देखिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए होता है, क्योंकि वो देख पा रहे हैं, संकेत को समझ पा रहे हैं, है ना, केवल सुन नहीं पा रहे हैं। और दृष्टिबाधित बच्चे बेचारे जब देख ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए संकेतों का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, इसलिए ऑप्शन डी हटा दो, बाकी ए बी सी तीनों राइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओनली ए बी सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली ए बी सी वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें कट जाएगा आपका। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है। कहता है कि शालीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि शालीनता वाले विद्यार्थी, कैसे विद्यार्थी हैं? ऑटिज्म, जिन बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहली क्लास में बड़ा डिटेल में आपको समझाया था, इसमें भी समझाएंगे। शालीनता वाले जो विद्यार्थी हैं, इनको समस्या होती है सबसे बड़ी लैंग्वेज में, भाषा में, कम्युनिकेशन में, अपनी बात रखने में, बात को जारी रखने में, इन सब में इनको बड़ी दिक्कत होती है। तो जो बच्चा सही से लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर पा रहा है ना, बातचीत करने में उसको प्रॉब्लम है और लैंग्वेज का वो असामान्य सा प्रयोग करता है ना, और अपनी बात को ये कई बार दोहराता है। जो बेचारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिनको होता है, वो अपनी बात को कई बार दोहराते हैं, अपनी बात शुरू कैसे करनी है, उसको कंटिन्यू कैसे रखना है, ये सब समस्याएं इनमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जिस बच्चे को
भाषा में प्रॉब्लम है उसके लिए यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। अव्यवस्थित विन्यास की रचना उसके लिए क्यों करनी चाहिए भाई, है ना। रैंडम रूटीन उसके लिए क्या काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा। ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भाषा में बड़ी दिक्कत है, भाषा को समझने में, है ना, बड़ी समस्या है, तो इसलिए उनको ठोस चीजें दिखानी चाहिए। कुछ ऐसे सिंबल्स भी हो या कुछ ऐसी ठोस चीजें हो, मूर्त चीजें हो जिनको बच्चा देख करके भी समझ पाए, है ना। शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग, बहुत अच्छी लैंग्वेज का उनके लिए प्रयोग करना चाहिए, कंसिस्टेंट लैंग्वेज का प्रयोग उनके लिए करना चाहिए। दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए, नहीं बचना नहीं चाहिए। उनको भाषा से संबंधित प्रॉब्लम है तो उनको दिखाने वाली चीजें, उनको दिखाओ चीजें, क्योंकि लैंग्वेज का तो सही से वो पकड़ नहीं पा रहे, चीजें दिखा करके उनकी हेल्प करो, सिंबल्स के माध्यम से, साइन के माध्यम से उनकी हेल्प करो, ठीक है। बचना नहीं चाहिए, इससे हम बचेंगे नहीं। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो, नहीं कभी भी अति उत्तेजक के साथ आप मत जाइएगा। अगर ये ऑप्शन में है अति उत्तेजक, ओवर स्टिमुलेटिंग नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अगर यहां पे लो होता, अगर यहां पे कम होता, अगर लो होता ऑप्शन में, हम तब भी उसको काट देते। अगर हाई होता है ऑप्शन में कहीं पे अति उत्तेजक, उसको भी हम काट देंगे। हम हमेशा मीडियम के साथ में जाएंगे सर। किसके साथ में? मीडियम। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए? एक मीडियम, उसकी उत्तेजना कैसे होनी चाहिए? मीडियम होनी चाहिए, मध्यम उत्तेजक होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कट गया। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सुसंगत भाषा का उनके लिए हम प्रयोग करेंगे, सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। चलिए, कहता है कि कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बच्चे कैसे हैं? बच्चे हैं प्रतिभाशाली, बहुत बढ़िया बच्चे, एकदम जैसा कहो वैसा तुरंत कैच कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे हैं रचनात्मक, क्रिएटिविटी उनके अंदर है, क्रिएटिव बच्चे हैं, तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। सिर्फ ग्रेड प्राप्त करना ही क्या बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा? ये हम इंश्योर कर दें, सुनिश्चित कर दें, ऐसा नहीं। ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। इससे उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी हमको नजर नहीं आ रही है, ठीक है। भावनात्मक आवश्यकताओं की बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता देनी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि उनकी हम इमोशनल नीड्स को जो है कि इग्नोर कर दें, ठीक है। ये भी ऑप्शन गलत है हमारा। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें, ये ऑप्शन हमको ठीक लग रहा है, क्योंकि जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको लर्निंग प्रोसेस में आप बिजी रखें। बच्चे सीखते रहें और ऐसा भी नहीं सीखते रहें कि वो बोर हो जाएं, उनकी दिलचस्पी बनी रहनी चाहिए। जब तक उनका मन करे, जब तक उनका इंटरेस्ट उसमें बना रहे, तब तक वो इंगेज्ड रहें अपने काम के साथ में, अपने लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। तो ये तो फिर रोट लर्निंग की बात यहाँ पे हो जाएगी कि बहुत विस्तृत और बहुत ब्रॉड स्पष्ट निर्देश आप दे रहे हैं। यहाँ पे तो फिर टीचर जो है वो सेंटर में आ जाएगा, बच्चा सेंटर में नहीं रहेगा। यहाँ पे तो बच्चे का स्थान गौण हो जाएगा ना, क्योंकि सारे निर्देश वगैरह तो टीचर ही दे रहा है। तो यहाँ से भी, यहाँ पे रचनात्मक बच्चों का कोई बेनिफिट नहीं है। हमें क्या करना है? हमें प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में इंगेज्ड करना है और उनका इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा काम उनको देना है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहता है कक्षाओं में छात्रों की असफलता से टीचर्स को किस प्रकार निपटना चाहिए? अगर आपकी कक्षा में बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है, जो आप समझा रहे हैं बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक कंटेंट बच्चों की समझ से बाहर जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे टीचर के तौर पर? बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करेंगे। मानकीकृत जो होता है, स्टैंडर्डाइज्ड जो होता है, ये सबको एक ही नज़रिए से देखता है। इसमें क्या होता है कि पहले से तय कर दिया जाता है कि इसके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, है ना। इसमें एक ही प्रोसेस को दोहराया जाता है, तो ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। मानकीकृत जो है, ये पहली बात तो स्टैंडर्डाइज्ड जो है मानकीकृत, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड में जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम यहीं पे काट देंगे।
छात्रों की जाति की पहचान करके, ये कौन सी बात हुई कि भाई हम छात्रों की जाति पहचान करेंगे, भैया तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, सिख हो, इसलिए तुम फेल हो रहे हो, ऐसी बात नहीं है। उनके माता पिता को घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहना कि आप लोग इस पर ध्यान दो, माता पिता उस पर ध्यान देंगे तो टीचर क्या करेगा भाई, ये भी ऑप्शन गलत है हमारा यहाँ पे। तीसरा कहता है अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके, ये बात बिल्कुल सही है। यदि आप पढ़ा रहे हैं और आपका पढ़ाया हुआ बच्चा फेल हो रहा है, आपका समझाया हुआ बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है टीचर को कि टीचर में कहाँ कमी है, क्या जो मैं टीचिंग मेथड्स अपना रहा हूँ, जो स्ट्रेटजीज हम अपना रहे हैं, क्या वो सही हैं, क्या हम सही सब्जेक्ट के लिए सही टीचिंग मेथड का, शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हमारा समझाने का तरीका ठीक है, क्या हमारा पढ़ाने का तरीका ठीक है, कहाँ कमी है, कहाँ अच्छाई है। हमें अपने ही गुण, अपने ही दोष को ध्यान में रखना है, तभी हम समझ पाएंगे कि बच्चे को कमी कहाँ आ रही है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अच्छाइयाँ तो देखता है लेकिन अपनी कमियों को इग्नोर कर देता है, अपनी कमियों तक पहुँचता ही नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि अपनी कमियों को भी देखना, अपनी अच्छाइयों को भी देखना। तो हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर कमी कहाँ है, कि बच्चा, हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों नहीं जो है अच्छे नंबर ला रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 है वह राइट हो जाएगा। ओके, चौथा देख लेते हैं, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के, नहीं बहुत ज़्यादा सुधार कैसे सुधार करेंगे आप। ठीक है, ये भी ऑप्शन हटा दो, बेस्ट तीसरा ही ऑप्शन इसमें बेस्ट हो जाता है। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न संरचनावाद का। देखिए, संरचनावाद लिखा हो, रचनावाद लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ा प्यारा प्रश्न है। कहता है कि संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। हमने पिछले क्लास अगर आपने देखी होगी तो हमने बड़े डिटेल में समझाया था रचनावाद को। किसको समझाया था? रचनावाद को। वही रचनावाद, वही संरचनावाद, वही कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, रचनावाद क्या कहता है? रचनावाद कहता है, देखिए ये कहता है कि जो बच्चा है ना, वो अपने पूर्व ज्ञान से, जो उसको पहले से एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर वो नए ज्ञान का निर्माण करता है, अपनी नई समझ का निर्माण करता है। यानी कि अपने अनुभव और पहले से मौजूद ज्ञान के आधार पर नई समझ का निर्माण करता है। यानी कि जो संरचनावादी अधिगम है, जो रचनावाद है, ये पूर्व ज्ञान को बहुत महत्व देता है। ठीक है, आप देखिए क्या कहता है, पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही विषय से परिचित हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूर्व ज्ञान केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए ही है। पूर्व ज्ञान सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर तरीके के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट कट जाएगा, गलत बात कह रहा है ये। पूर्व ज्ञान केवल, देखिए केवल इसमें भी लग गया, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। केवल यहाँ भी लग गया, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। जहां जहां ओनली दिखे वो ऑप्शन हमेशा निगेटिव होता है, टैग वर्ड होते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन ढूंढने के। पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा है, ऐसा नहीं है। ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल आते हैं। तो पूर्व ज्ञान कभी भी लर्निंग प्रोसेस में बाधा नहीं बनेगा। क्या नहीं होगा? पूर्व ज्ञान कभी भी बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है भाई। चौथा देखते हैं, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। मैंने क्या कहा था पहले ही, इसलिए हमने आपको समझा दिया कि रचनावाद जो है ये पूर्व ज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। ये प्रायर नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, जो पहले से बच्चे को ज्ञान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चा नया सीख रहा है, जो नया अधिगम कर रहा है, वो उसके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है, उसको सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। रचनावाद, हमेशा ध्यान रखना, रचनावाद जो है ये पूर्व ज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर रचनावाद से ही रिलेटेड प्रश्न है आपका, और कहता है एक संरचनावादी कक्षा में, कक्षा कैसी है? रचनावादी है। ठीक है, रचनावादी कक्षा है। ओके, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं? इस यानी कि जो बालक है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बन जाए, अपने काम को खुद निर्देशित करे, अपने काम को खुद निर्देशित करे, सेल्फ डायरेक्टेड हो। तो उसके लिए हम कैसे उसकी सहायता कर सकते हैं?
छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल मतलब सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स, जिसमें बच्चा अपने रूल, अपने नियम कानून खुद बनाए, अपने काम को खुद निर्देशित करे। ठीक, स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। हम बच्चे को क्या करेंगे, हम बच्चे को इनकरेज करेंगे कि उसके अंदर जो सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स हैं, कि अपने काम को कैसे निर्देशित किया जाता है, कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए वो स्किल डेवलप करने के लिए हम बच्चे को इनकरेज करेंगे। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बहुत बढ़िया और बहुत बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, इस क्लासरूम में सीखने की जिम्मेदारी का जो केंद्र है वो शिक्षक से हट करके शिक्षार्थी पर आ जाता है। यहाँ लक्ष्य होता है कि विद्यार्थी सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बने, यानी कि वो अपने सीखने की जरूरत खुद पहचाने कि मैं कैसे सीखूंगा। बच्चा यहाँ पे अपना लक्ष्य खुद तय करेगा, बच्चा इसमें अपना प्लान खुद बनाएगा और उसकी जरूरत की जो संसाधन है उनका उपयोग वो खुद करेगा। और सबसे बड़ी बात, संरचनावादी कक्षा में बच्चा अपने प्रोग्रेस का मूल्यांकन खुद करेगा कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, कहाँ मैंने अच्छाइयाँ की हैं, अपने प्रोग्रेस का मूल्यांकन खुद करेगा। इसलिए जो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला है वही आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपने यहाँ पे देखी, सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स का मतलब जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सेल्फ कंट्रोल कैसे रखना है, अपने आप का मूल्यांकन कैसे करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, लर्निंग में जो बच्चे की स्किल्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा था, सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके। तो यहाँ पे विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश देना, ये तो टीचर सेंटर्ड तरीका हो गया। ये संरचनावाद सिद्धांत के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ये छात्रों को निर्भर बनाता है, दूसरे पर डिपेंड करता है, आत्मनिर्भर नहीं बनाता, इसलिए सेकंड कट जाएगा। तीसरा है, छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करना। जब आप बच्चों को बार बार फीडबैक और ग्रेड देकर प्रतियोगिता बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा, जो बच्चे का इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना वो वीक हो जाएगा, वो बच्चे का कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, और जो उनके अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग है वो फिर हट जाएगी, है ना, उसके खिलाफ जाता है ये। अगला पॉइंट कहता है कि सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना। देखिए, लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे टीचर ही हमेशा सभी लक्ष्य तय करेगा तो ये जो स्वनिर्देशन की बात यहाँ पे हो रही है ये फिर कहाँ से आएगी। ये सेल्फ डायरेक्शन की बजाय फिर ये तो बच्चे के अंदर निर्भरता पैदा करेगा। तो यहाँ पे टीचर लक्ष्य ना तय करे, उद्देश्य टीचर ना तय करे। संरचनावादी कक्षा में क्या होता है, बच्चे खुद अपने लक्ष्य, अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं, अपना प्लान खुद बनाते हैं और अपने आप क्या करते हैं, अपने सीखने की ज़रूरतों को खुद पहचानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट आपका फर्स्ट ही है, बाकी सारे गलत हो जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। और क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती। बहुत बढ़िया टीचर है भाई, बहुत अच्छी बात है कि भाई माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका है और अपने कक्षा के छात्रों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए जो बच्चों के माता पिता हैं उनसे समय समय पर मिलती रहती है और मीटिंग करती है, तो उनको बुला लेती है, उनसे बच्चों के बारे में और जानकारी लेती है, यानी कि कंटिन्यू, यानी कि नियमित उनके संपर्क में रहती है। बहुत अच्छी बात है, ये यहाँ पे सही है आपका, करना भी चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर्स से कहीं ज़्यादा अपने बच्चों को जानते हैं, क्योंकि बच्चा टीचर से ज़्यादा पेरेंट्स के पास रहता है। तो बच्चे की नस नस पता होती है पेरेंट्स को, तो यहाँ पे टीचर को पेरेंट्स से संपर्क करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। समुदायों को ये निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, इसको तो हटा ही दो। समुदाय थोड़ा ना तय करेंगे कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या सिखाया जाए, क्या नहीं सिखाया जाए, ये बात गलत है, इसको काट दो। ठीक है, क्योंकि
तय तो करेगा करिकुलम फ्रेमवर्क कि बच्चा जैसा है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम अपनाओ, है ना। जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो तय करेंगे कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चा किस लेवल का है, बच्चे का स्तर क्या है, बच्चे की योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, वो सब तय करेंगे। समुदाय थोड़ा ना तय करेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। समुदाय का यहाँ पे योगदान तो सहायक हो सकता है, लेकिन आगे उनकी नहीं चलेगी। यहाँ पे समुदायों को आगे ये थोड़ा निर्देशित करेंगे बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। कहता है शिक्षार्थियों की समस्या समाधान स्किल्स को उन्नत करने के लिए टीचर्स को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना है तो टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, टीचर को यहाँ पे किस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए, साधन अंत विश्लेषण को, मौखिककरण को, विश्वास दृढ़ता को, या कार्यात्मक स्थिरता को। और शिक्षार्थियों के बीच डैश चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए बच्चों को हमेशा कौन सा चिंतन हम बढ़ावा देने के लिए कहते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों को ऐसा चिंतन बढ़ावा देना चाहिए जिससे बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय अलग अलग दिशाओं में सोचे, अलग अलग तरीके से सोचे, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो बच्चों के लिए हम यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा अलग अलग तरीके के विचार उसके दिमाग में आते हैं, विचारों का फ्लो बहुत अच्छा होता है, एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, या एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने का सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये तो ठीक हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल फिक्स्डनेस आ गया। फिक्स्डनेस हमेशा निगेटिव वर्ड है, इसको हटा दो, इसकी वजह से ऑप्शन ये कट गया। विश्वास दृढ़ता, बिलीफ प्रजर्वेंस और रेसिप्रोकल, बिलीफ प्रजर्वेंस और रेसिप्रोकल, ये भी ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे यह भी कट जाता है भाई, क्योंकि विश्वास दृढ़ता हो गया। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका माना गया है वो है मौखिककरण और सादृश्यात्मक। ये मौखिककरण और सादृश्यात्मक क्या होता है, मौखिककरण यानी कि जिसको हम कहते हैं वर्बलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि जब बच्चे समस्या हल करते समय अपनी सोच को शब्दों में व्यक्त करते हैं, उनके जो थॉट होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, जब उन विचारों को वो शब्दों में, उन विचारों को अपनी बात के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो ये उन्हें अपने विचार स्पष्ट करने का, अपनी गलतियों को पहचानने का और बेहतर स्ट्रेटजीज अपनाने में मदद करता है, ठीक है। इसलिए मौखिककरण को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जैसा हमने कहा कि सादृश्यात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। एनालॉजिकल थिंकिंग मतलब ये होता है कि नई समस्याओं को हल करने से पहले जो उसी से रिलेटेड पहले कोई समस्या हमने हल की है उससे कंपैरिजन करो कि इसी तरीके की समस्या हमने पहले हल की थी तो वो कैसे हल हुई थी, कौन कौन से रूल्स लगे थे, इसी प्रकार का सवाल जो हमने पहले हल किया था उसमें कौन सा सूत्र लगा था, कैसे वो समस्या हल हुई थी। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है ना। और ख़ास तौर पर ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो सेकंड रहेगा यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। समझ गए ना। मौखिककरण में एक बार और बता दूँ, वर्बलाइजेशन क्या होता है। मौखिककरण का मतलब होता है जब बच्चे समस्या हल करते समय अपने थॉट को, अपने सोच को शब्दों में प्रकट कर देते हैं या अपने विचार को बात के माध्यम से कहते हैं, तो उन्हें क्या होता है, अपने विचार स्पष्ट करने का मौका मिलता है, अपनी गलतियों को पहचानते हैं उन शब्दों के माध्यम से, अपनी स्ट्रेटजीज को और बेहतर बना लेते हैं। सादृश्यात्मक सोच क्या मैंने बताया कि जब हम नई समस्या को पहले से ज्ञात समस्याओं के हल से जब कंपैरिजन करके समझते हैं, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। ठीक है, वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। देखिए हम थोड़ा ज़्यादा समझा देते हैं, टाइम ज़्यादा चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप बताएं। अन्वेषण अधिगम में छात्र क्या करता है। अन्वेषण अधिगम, जहां बच्चा एक्सप्लोर करके सीखे, जहां बच्चा एक्सप्लोर करके सीखे, जहां बच्चा खोज करके सीखे। जैसा कि प्याजे कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे नन्हे खोज करता हैं, है ना। तो ये जो है अन्वेषण अधिगम, इसमें छात्र क्या करता है, इसमें छात्र पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या ऐसा है,
या फिर पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। दुनिया में नई खोज करते हैं, बच्चे दुनिया में नई खोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से, यहाँ पे हेर फेर का मतलब ये है कि बच्चा एक्सप्लोरेशन करता है, यानी विद्यार्थी खोज करता है, जांच पड़ताल करता है, और मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज़, यानी कि वे अपने मौजूदा विचारों को बदलते भी हैं, उनमें कुछ संशोधन भी करते हैं, उनके आधार पर नए विचारों को गढ़ते भी हैं, नए विचारों की समझ भी बनाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, वे अपने लिए जानकारी स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो गया। विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। दुनिया में लगातार बच्चे नई खोज नहीं करते, वो स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है। यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह कॉन्सेप्ट को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है कि देखो यार ऐसा है, ये विज्ञान ना मेरे समझ में आ नहीं रही है, मैं इस पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ, और ये जो टॉपिक है ना विज्ञान के, ये भाई मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा है ना, मैं कल से आगे बैठूंगा। ठीक है, विज्ञान मेरे समझ में आ नहीं रही है, ना तो कोई टॉपिक मेरे समझ में आ रहा है, मेरे बिल्कुल पल्ले पड़ नहीं रही है, मैं कल से आगे बैठूंगा, आगे वाली सीट पे बैठूंगा। ठीक है, ताकि मैं अपने ध्यान को कंसंट्रेट कर पाऊँ। ठीक है, मैं अपने आप को कंसंट्रेट कर पाऊँ, मैं टॉपिक को समझ पाऊँ, है ना। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग यहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे वो स्कैफोल्डिंग कर रहा है, यहाँ पे वो स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे वो रिहर्सल कर रहा है, या यहाँ पे वो अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन रणनीति को अपना रहा है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो रमेश है वो मेटाकॉग्निशन यानी कि अधिसंज्ञान रणनीति को अपना रहा है। सर मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है जब बालक अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचे कि मेरी जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरीके की है। यहाँ पे बालक अपनी ताकत को पहचानता है, यहाँ पे बालक अपनी कमजोरी को पहचानता है। रमेश ने अपनी कमजोरी पहचानी कि ये विज्ञान के कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं विज्ञान पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। रमेश ने अपनी कमजोरी को पहचान लिया। जहाँ बालक अपनी कमजोरी को पहचानता है, अपनी ताकत को पहचानता है और फिर उन्हें सुधारने के लिए वो रणनीति बनाता है कि मैं इसको कैसे सुधारूंगा। जैसे रमेश ने कहा कि मैं आगे बैठूंगा कल से, ये उसने क्या किया, अपनी कमजोरी को पहचाना, फिर उसने उसे सुधारने के लिए रणनीति बनाई, तब इसी कंडीशन को मेटाकॉग्निशन कहते हैं, इसको अधिसंज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रश्न में कंडीशन क्या है? प्रश्न में यह कह रहा है कि रमेश को जब ये एहसास होता है कि वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में उसको जानकारी हो गई, फिर वो सामने बैठने का फैसला कर रहा है ताकि अधिक ध्यान दे पाए। ये सेल्फ रेगुलेशन हो गया। जब सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन मिलते हैं तब जो है मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी बनती है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये तो बात हो गई आंसर की। अब ये स्कैफोल्डिंग ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। क्या ऑप्शन दिया है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं, जिसमें कोई दूसरा थोड़े समय के लिए हेल्प करता है ना। जहाँ पे हमारा कोई टीचर या हमारा कोई दोस्त या घर पे हमारे पेरेंट्स थोड़ी बहुत हमारी हेल्प करते हैं, है ना, अस्थायी हेल्प जिसको कहते हैं, वो स्कैफोल्डिंग होती है। ठीक है। अच्छा, नेमोनिक्स क्या होता है? स्मृति सहायक विधियाँ, यानी कि याद रखने की विधि, है ना। कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, अब उसको याद कैसे रखा जाए, तो हम लोग कुछ राइमिंग बना लेते हैं, है ना, कुछ राइमिंग बना लेते हैं, उसके माध्यम से वो पॉइंट हमको याद रहता है। दोहराव, यानी कि बार बार दोहरा करके याद करना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेटाकॉग्निशन है, अधिसंज्ञान है। ठीक है, इतनी बात होती है। क्लियर? प्यारे दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि जो पेपर है हमारा, ये 15 दिसंबर 2024 का पेपर है, जिसके बाद से अभी तक तो एग्जाम सीटेट का हुआ नहीं है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत गजब क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम कतई पढ़ाई करने वाले क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए बड़े प्यार से आपको समझा देंगे, बड़े आसानी से, बस आप कंसंट्रेट कीजिए। कहता है कि संज्ञान के संदर्भ में
भावनाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? संज्ञान क्या होता है, भावना क्या होती है? संज्ञान हमारे मस्तिष्क से जुड़ा है, संज्ञान हमारी स्मृति से जुड़ा है, संज्ञान हमारे विचार, हमारा चिंतन है ना, हमारी स्मृति, ये सब कहाँ होता है? चिंतन दिमाग में होता है। याद कहाँ रखते हैं? दिमाग में रखते हैं, है ना। तो विचार हो गया, स्मृति हो गई, ये सब चीज़ें संज्ञान में आती हैं, ठीक है। चिंता कहाँ करते हैं? दिमाग से करते हैं। तो ये चिंतन हो गया, विचार हो गया, ये सब चीज़ें संज्ञान से जुड़ी हैं। भावनाएं, जैसे भावनाओं का मतलब हमें किसी पर क्रोध आ रहा है, हम किसी से दुखी हैं, हम किसी पर खुश हैं, हमें दया है, ये सब भावनाएं हैं। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं, है ना, वो भावनाएं होती हैं। अब वो जो भावनाएं हैं वो हमारे दिमाग पर किस प्रकार प्रभाव डालती हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं सर? ये नियंत्रित करती हैं, ठीक है। इमोशंस मॉड्यूलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन। हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर भी करती है। बात बहुत सटीक लिखी है। ऑप्शन बी इसमें यही सही है। अभी जो बाकी ऑप्शन है उन पर चर्चा करेंगे। जो भावनाएं हैं वो संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। सर कैसे? देखिए, ऐसा है कि जैसे भावनाएं क्या करती हैं? भावनाएं हमारे संज्ञान, हमारे कॉग्निशन के कई पहलू, जैसे हमारा ध्यान हो गया, हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पर प्रभाव पड़ता है इमोशंस का। जैसे मान लीजिए आप प्रेम में थे, ठीक है, आपको किसी से प्रेम है या प्रेम था, ठीक है। अब हो गया आपका ब्रेकअप। क्या हो गया सर? अब हो गया आपका ब्रेकअप। अब जो ब्रेकअप हुआ तो उससे आपको गहरी पीड़ा पहुंची, आपके इमोशंस जो है उसमें आप डगमगा गए। तो उससे क्या होगा? उससे आप जो है दूसरे काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल सही बात है। आपका ब्रेकअप हो गया, अब आप क्या कर पाएंगे? दूसरे काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई आपसे होगी नहीं, जो चीज़ें याद थी वो भूल गए, और जो पढ़ाई आपकी चल रही है, जो याद कर रहे हो वो भी आपसे याद हो नहीं रहा है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं आपसे हो रहा है। इससे क्या हुआ? ये आपके इमोशंस का प्रभाव पड़ा आपके कॉग्निशन पर, आपके संज्ञान पर, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, एक बात और है, ये जो प्रभाव पड़ता है, इनकी मात्रा कि कितना प्रभाव पड़ा और इसकी दिशा, ये कारकों पर डिपेंड करते हैं कि कितनी चिंता है। किसी चीज़ को लेकर थोड़ी बहुत चिंता है तो उससे हमारा ध्यान बढ़ जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई थोड़ी बहुत, कहीं पर अगर थोड़ी बहुत चिंता है तो उससे उस चिंता को हल करने के लिए हमारा ध्यान बढ़ जाता है ना। जैसे आपको एग्जाम देने जाना है और कोई चीज़ कहीं पर थोड़ी बहुत अगर आप भूल रहे हैं, थोड़ी बहुत कोई चीज़ भूल रहे हैं, तो उससे आपका दिमाग एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा कि यार बाकी चीज़ें तो आती हैं, बस ये 2 टॉपिक नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे आप कंसंट्रेट ज़्यादा कर लेंगे। और अगर पूरा पेपर ना आता हो, बहुत ज़्यादा चिंता हो, तो फिर कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जो दिमाग है वो भटक जाएगा, आपकी चिंता वहाँ पे बढ़ जाएगी, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो भावना है वो कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा चिंता है तो क्या होगा? तो फिर ध्यान आपका भटक जाएगा। हल्की चिंता है तो ध्यान बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है, यानी कि अनइवेलेंट होता है, और जिस भी प्रकार की भावना हो उसका अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नहीं, गलत बात, इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब 2 चीज़ें हैं, हमेशा अनइवेलेंट और सकारात्मक, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि भावनाएं नकारात्मक प्रभाव भी तो डालती हैं, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, जहां भी केवल मिले वो गलत ही मिलेगा मोस्टली, ठीक है। अगला कहता है भावनाएं कूट लेखन या इनकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती हैं, लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अभी मैंने समझाया है ना। ध्यान लगा ही नहीं पाते, आपका ब्रेकअप हो गया, अब आपकी इमोशंस, उसमें आप इमोशंस में बह गए, आप कंसंट्रेट कर नहीं पाएंगे, चीज़ें याद आपको होनी नहीं है, कोई डिसीजन आप ले नहीं पाएंगे, है ना। जो याद थे वो भी भूल गए, बहुत प्रभाव पड़ता है। भावनाएं ध्यान पर सीधा प्रभाव डालती हैं,
ठीक है, ये भी गलत हो गया। भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती हैं। लैंग्वेज बहुत टफ लिखता है, ठीक है, इसी चीज को आपको समझना है। लैंग्वेज बहुत टफ लिखता है। भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम अच्छे से प्राप्त करें, इसमें मदद करती हैं, लेकिन सीखने के लिए मोटिवेशन को प्रभावित नहीं करती। गलत, क्योंकि भावनाएं मोटिवेशन को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, भावनाओं का जो प्रभाव होता है प्यारे दोस्तों वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है और परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया राइट। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाहरी अभिप्रेरणा। सर आंतरिक क्या होती है? आंतरिक वो अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है जब व्यक्ति किसी काम को अपने इंटरेस्ट, अपने सेटिस्फैक्शन या व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई काम करता है। ठीक है, वो होता है आपकी इच्छा है, आपका मन है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, किसी का कोई प्रेशर दबाव नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा है इसीलिए आप पढ़ रहे हैं, वो आंतरिक हो गई। बाहरी अभिप्रेरणा वो होती है जब व्यक्ति किसी बाहरी इनाम को पाने के लिए या कोई बाहरी दंड से बचने के लिए काम करता है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो यहाँ पे शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे डेवलप करेगा? तो आंतरिक प्रेरणा डेवलप होती है जब आप बच्चों के अंदर सीखने का आनंद पैदा करेंगे, सीखने का आनंद पैदा करेंगे। बच्चों का मन है लर्निंग के लिए, जॉय ऑफ लर्निंग, यानी कि उनको सीखने में मजा आ रहा है, इसीलिए वो सीख रहे हैं, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है उस काम से। ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इनाम या पुरस्कार, ये आपकी बाहरी अभिप्रेरणा है। अगर आप इनाम पाने के लिए या टीचर में, स्कूल में टीचर ने कह दिया ये क्वेश्चन याद नहीं करके लाए तो 4 डंडे पड़ेंगे, दंड से बचने के लिए आपने याद किया, वो बाहरी हो गया। किसी सजा को हटाने का प्रलोभन आपने दिया, ये क्या हो गया? ये भी बाहरी है। नकारात्मक पुनर्बलन देकर, ये भी बाहरी है। बस सीखने का आनंद आपने बच्चों के अंदर पैदा किया, ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न फिर हमारा वही मोटिवेशन को लेकर के, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा को लेकर के है। कहता है कौन सा कथन आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है, कि जहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बीच में क्या करता है? रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। जी नहीं, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि अक्सर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो गया सर? पहला गलत हो गया। दूसरा है आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र नहीं हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। यही हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन और बाहरी जो एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भाई अगर आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है तो आंतरिक अभिप्रेरणा है, और साथ ही अच्छे अंक मिलने पर आपको पुरस्कार भी मिल रहा है, कि भाई एक तो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, समझिएगा इसी क्वेश्चन का, इसी पॉइंट का उदाहरण दे रहा हूं। एक तो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है, आपका मन करता है पढ़ने का, और दूसरी बात स्कूल में आपसे कह दिया गया कि जो अच्छे नंबर लाएगा उसको इनाम में टिफिन मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो बाहरी अभिप्रेरणा है कि आपको बढ़िया नंबर आप लाएंगे तो आपको पुरस्कार भी मिल रहा है, ये बाहरी अभिप्रेरणा है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो यहाँ पे दोनों मिलकर के आपके एफर्ट को बढ़ा देंगे। जहां आप घंटा भर पढ़ रहे थे, एक तो मन से पढ़ रहे थे, अब पुरस्कार भी मिल रहा है, तो अब आप घंटे से 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ लेंगे और आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि आपका मन भी है ना, आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी है, आंतरिक अभिप्रेरणा भी है, और बाहर से आपको पुरस्कार भी मिल रहा है, तो आप उसकी मेहनत डबल भी कर देंगे। तो दोनों मिलकर के आपके एफर्ट को बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरी बात, कभी कभी ये जो बाहरी इनाम होता है ना, ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक जो इंटरेस्ट होता है, उसको कम भी कर सकता है। तो दोनों तरीके से प्रभाव डालता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है, व्यक्तियों को
एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है, गलत है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा बाहरी अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाहरी अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, बस सेकंड ऑप्शन में राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर, जहां उन्हें उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही थी, उनके अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था, है ना, उनको वो संसाधन नहीं मिल पा रहे थे, अब वो जगह छोड़ करके किसी समृद्ध परिवेश में जाते हैं, समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बच्चे जाते हैं जहां उनको सारे संसाधन मिल रहे हैं, उनको सीखने पढ़ने के लिए चीज़ें मिल रही हैं, उनके हर तरीके से उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। उपर्युक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। देखिए यहाँ पे आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, यहाँ पे आनुवंशिकता की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कि मतलब आनुवंशिकता क्या है, जो हमें गुण अपने पेरेंट्स से मिलते हैं वो आनुवंशिकता होती है। ठीक है, यहाँ पे आनुवंशिकता की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है ना और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है। ठीक है, किन बच्चों में सुधार आता है, जो अपने वंचित परिवेश को छोड़कर, जहां उन्हें चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही तो उनको छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए, जो जहां चीज़ें उनके अकॉर्डिंग है तो उनके अंदर डेवलपमेंट आ गया। आनुवंशिकता की बात नहीं हो रही है, पर्यावरण तो है इसमें। ठीक है, विभेदीकरण, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी नहीं हो रहा है, निरंतरता, यहाँ पे कंटिन्यूटी भी नहीं है, यहाँ पे स्थिर बनाम वृद्धिशील है। क्या है सर, यहाँ पे स्थिर बनाम वृद्धिशील है। एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल है। स्थिर क्या होता है सर, जो एंटिटी थ्योरी है ना, जो एंटिटी थ्योरी है ये थ्योरी कहती है कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं, जो हमारा इंटेलिजेंस है वो स्थिर है और बदल नहीं सकता। एंटिटी कह रहा है कि स्थिर है, हमारी बुद्धि स्थिर है, हमारी बौद्धिक क्षमताएं स्थिर हैं, बदल नहीं सकती। इंक्रीमेंटल कह रहा है बदल सकती हैं भैया, तुम वो परिवेश तो छोड़ो, तुम नए वातावरण में तो आओ, तुम हमारी कोचिंग में तो आओ, तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाएगी, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। वहाँ पड़े रहोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, तुम हमारे यहाँ आओ। ठीक है, तुम उनके यहाँ छोड़ो, उनकी कोचिंग छोड़ो, उनकी क्लास छोड़ो, उनका स्कूल छोड़ो, हमारे यहाँ आओ, हमारे समृद्ध परिवेश में आओ, तुम्हें सब सुविधाएं मिलेगी, पंखे लगे कमरे में और स्मार्ट बोर्ड पे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारे अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा, धीरे धीरे सुधार तुम्हारे अंदर आ जाएगा। ये वृद्धिशील है, ये इंक्रीमेंटल है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, उसको सही माहौल मिलेगा तो उनकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं और थोड़ा समझाना चाहूँगा। प्रश्न में कहा गया है कि बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है और जो उसकी बौद्धिक क्षमताएं वो धीरे धीरे सुधरती हैं। कब सुधरती हैं, जब वे अपने वंचित परिवेश को छोड़ करके सही वातावरण में जाते हैं। ये सीधे सीधे पे ये दिखा रहा है कि क्षमताएं बदली जा सकती हैं, इंक्रीमेंटल माइंडसेट हो सकता है, ये स्थिर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका फोर्थ वन राइट हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए, और इससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता आपको कोई समझा भी पाएगा। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है, अभिकथन कहता है जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं, सबको एक ही श्रेणी में हम देख रहे हैं, तो हम सबको बचपन की नज़र से देख रहे हैं, तो हम वहाँ पे जेंडर खो देते हैं। यानी कि हम ये नहीं देखते बेटा है बेटी है ना, लड़का है लड़की है, जेंडर, हम उनके बीच जातीयता हटा देते हैं। ठीक है, सामाजिक वर्ग के संबंधों में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर भी खो देते हैं, सबको एक ही श्रेणी में हम देख रहे हैं, बात ठीक है। और जो बचपन है ना वो एक सामाजिक संकल्पना है, समाज के द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है। किसी समाज में बच्चे को 5-6 साल तक बच्चा ही समझा जाता है और कहीं दूसरी जगह वहीं 5-6 साल में ही है बच्चा, लेकिन उसको जिम्मेदारियां वयस्कों वाली दे दी जाती हैं। कोई 5-6-7 साल का बच्चा दुकान चला रहा है, उसको जिम्मेदारियां वयस्कों वाली दे दी गई। कहीं पे 5-6 साल का बच्चा अभी मिट्टी में ही खेल रहा है। तो ये समाज ने बनाया है, ये सामाजिक संकल्पना है, ये क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। दोनों बातें यहाँ पे आपकी सही हो जाती हैं, ए और आर दोनों सही हैं, एक ही आर सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वह राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है।
पहले दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव चेंजेस के 4 प्रमुख कारक बताए थे। कितने बताए थे सर? 4। वो अवस्थाएं नहीं, अवस्थाएं भी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं तो बताई हैं, यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के 4 प्रमुख कारक भी बताए हैं। क्या क्या बताए हैं सर, जल्दी बता दीजिए। एक तो उन्होंने बताया है, क्या बताया है? एक तो उन्होंने बताया है जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ठीक, ये क्या होता है? ये कहता है कि जैसे जैसे मस्तिष्क और हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारा शरीर क्या कहते हैं उसको, परिपक्व होता है, तो हमारे सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये हो गई जैविक परिपक्वता। दूसरा होता है एक्टिविटी, गतिविधि। क्या हो? एक्टिविटी। इसका भी प्रभाव हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पड़ता है, हमारे चेंज इन कॉग्निशन। किसका? एक्टिविटी का। भाई जब बच्चा गतिविधियां करेगा, भौतिक अनुभव लेगा, फिजिकल एक्सपीरियंस उसको होंगे, बच्चा वस्तुओं पर खुद एक्टिविटी करेगा, उनको टच करेगा, फील करेगा, कुछ खींचेगा, तोड़ेगा, जोड़ेगा, तो नई स्कीमाएं उसके अंदर बनती हैं। स्कीम्स और स्कीमा की बात जीन पियाजे करते हैं। इससे क्या होगा? बच्चे का कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तीसरा उन्होंने बताया था संतुलीकरण। क्या बताया था? इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे बच्चा जो है क्या करता है, यहाँ पे बच्चा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच एक बैलेंस बनाता है, अपनी सोच को व्यवस्थित करता है। ठीक है। और यही आंतरिक जो पावर होती है, उसके जो अंदर की जो पावर होती है, वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। ये जो इक्विलिब्रेशन है ना, ये हम जब प्रॉपर पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे पियाजे की, पूरी थ्योरी की वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे, उसको अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा पियाजे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम करवा देंगे। तो पियाजे ये इक्विलिब्रेशन जो है, अभी मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये समझ में आ जाएगा जब इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है। तो संतुलीकरण, यहाँ पे अपने आप में वो एक संतुलन बना लेता है। 3 हो गए सर, चौथा नहीं बताया। चौथा उन्होंने बताया है, 4 तो लिखे यहाँ पे, लेकिन 3 तो ये हैं और चौथा है वो है उन्होंने सोशल ट्रांसमिशन बताया है। सोशल ट्रांसमिशन। ठीक है। सोशल ट्रांसमिशन, सामाजिक संक्रमण या फिर सामाजिक अनुभव। यानी कि यहाँ पे जीन पियाजे इसमें ये कहते हैं कि दूसरों से मिली जानकारी और एजुकेशन से जो हमारे थॉट्स में चेंजेस आते हैं, वह भी क्या होता है, उससे भी हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है। तो 1, 2, 3 और एक ये 4, ये 4 बताए थे जीन पियाजे ने। क्या बताए थे? ये 4 कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 कारक बताए थे। ठीक है। तो 4 तो हमने बता दिए। अब ये कह रहा है कि परिवर्तन करने वाले कारकों में कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक उपकरण नहीं है, कल्चरल टूल्स नहीं है, क्योंकि इसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की। इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति को बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना है। ये कहते हैं बच्चा जो सीखता है वो समाज और संस्कृति के बीच में ही रह करके सीखता है। तो सांस्कृतिक उपकरण जो है ये वाइगोत्स्की का है, बाकी ये 3 पियाजे के हैं। इसमें एक और मिला दो, सामाजिक संरचना और सामाजिक संक्रमण, सामाजिक अनुभव, सोशल ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं। तो फिर ये हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा जो 4 बताए गए थे। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको बेहतर तरीके से हमने समझा दिए हैं। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है, देखिएगा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है। अभी कथन ए कहता है कि जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया, जो लर्निंग प्रोसेस है, पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। ये पॉइंट गलत है। जो ए है वो गलत है, क्योंकि जीन पियाजे ये नहीं कहते कि बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरीके से किस पर, हेरिडिटी पर डिपेंड है। वो इन्वायरमेंट को भी महत्व देते हैं, पर्यावरण को भी महत्व देते हैं, इसलिए कट जाएगा। ए गलत है। यहाँ पे ए सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। अच्छा आर तो पढ़ें पहले, ये तो गलत है ही। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। जो डेवलपमेंट है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जो क्रिया होती है उसका रिजल्ट होता है। बात बिल्कुल सही है। आर तो गलत है नहीं। ठीक है। ए सही है, ए सही है नहीं। ए और आर दोनों सही है नहीं, ए तो गलत ही है। ए और आर दोनों सही है नहीं। प्रश्न प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। इसका जो आंसर था, आयोग ने कुछ भी नहीं माना है,
क्योंकि आंसर जो सटीक है वो है ही नहीं। तो आयोग ने इसके लिए सबको 1 नंबर दिया था। जिस बच्चे ने भी इसमें चाहे किसी पर टिक लगा दिया हो, ऐसे चाहे किसी पर टिक लगा के आया हो, नंबर उसको 1 मिलना है, क्योंकि इसका सही आंसर इसमें है नहीं। ठीक है। अच्छा, एक बात समझा दें, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया, ये सर क्या होता है? देखिए, आनुवंशिकता का मतलब है कि जो गुण हम अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं, मान लीजिए हमारे पिताजी का शरीर बहुत अच्छा है, लंबा चौड़ा एकदम बॉडी बिल्डर है, ठीक है, वो गुण हमारे अंदर भी आए। अब यदि हमें उस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, हमें उस तरीके का रहन सहन खान पान नहीं मिल पाता है, तो वो गुण तो हमारे अंदर थे, लेकिन वो चीज़ें हमको नहीं मिल पाई, उस तरीके का वातावरण नहीं मिल पाया, तो हमारा शरीर उस तरीके का डेवलपमेंट हो भी नहीं पाया। तो ये यहाँ पे पर्यावरण का फर्क पड़ता है। इसका सीधा और बहुत सरल उदाहरण समझो। एक गेहूं का बीज ले लो आप, बहुत बढ़िया गेहूं का बीज आप दुकान से लाओ, छोटा सा गेहूं है, उस गेहूं के बीज में सारी क्वालिटीज़ हैं उस बढ़िया वाले गेहूं की। वो बढ़ेगा, वो पौधा बनेगा, है ना, और उसमें फूल भी आएगा, उसमें गेहूं की बाली भी आएगी, और फिर गेहूं से निकलेगा भी, आटा भी निकलेगा। लेकिन यदि उसी गेहूं को जब बीजा गया, उसको सही, अब वो गेहूं बीजा गया, उसके अंदर आनुवंशिकता के सारे गुण हैं, वो अपने पूर्वजों से सारे गुण लेके आया है, लेकिन उस बीज को जब खेत में बोया गया तो उसको सही खाद नहीं मिली, सही समय पर उसको पानी नहीं मिला। जब उसको ठंडक में कड़ाके की ठंड और जो कहते हैं ना बर्फ़ गिरती है, वो बर्फ़ उसको नहीं मिली, पकने के टाइम पे उसको कड़क धूप नहीं मिली, तो फिर क्या है, वो गेहूं खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गुण तो सारे थे, लेकिन सही एटमॉस्फेयर नहीं मिला, सही पर्यावरण नहीं मिला, इसीलिए उसका डेवलपमेंट अवरुद्ध हो गया। ये होता है आनुवंशिकता। और यदि उसी को एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिलता तो ये भी अपने पूर्वजों की तरह बहुत बेहतर निकल करके आता, बहुत बढ़िया फसल होती है इस गेहूं की। यही होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परिणाम। तो इसका आंसर इसमें कोई भी नहीं है। आंसर इसका अगर होता कि ए गलत है, आर सही है, तब हम उस पर टिक लगाते। इसका आंसर, इसका 1 नंबर आयोग ने सबको दिया था। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं, यानी कि उनके अंदर जो मौजूद संज्ञानात्मक संरचना है, जो ज्ञान उनके अंदर पहले से मौजूद है, जब वो उसके हिसाब से नए ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, नए एक्सपीरियंस को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके अंदर एक क्या है, उथल पुथल मच जाती है। उनके अंदर उथल पुथल मच जाती है, उनके अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है, उनके अंदर डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, एडॉप्टेशन यानी कि अनुकूलन का सहारा लेते हैं। अब सर ये होता क्या है, समझा दीजिए। आइए मैं जीन पियाजे की थ्योरी पर आपको ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको असंतुलन और अनुकूलन समझाते हैं। ये हैं आपके जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पॉइंट को समझ रहे थे, एक तो असंतुलन समझ रहे थे, दूसरा अनुकूलन समझ रहे थे। अनुकूलन का मतलब एडॉप्टेशन, ठीक है। ये है एडॉप्टेशन। सर एडॉप्टेशन क्या होता है? एडॉप्टेशन का मतलब ये है, देखिए, पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि जैसा वातावरण है वो उसके साथ क्या करेंगे, सामंजस्य बनाएंगे, ठीक है। इसी को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन की 2 उप प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है एसिमिलेशन, दूसरा होता है अकोमोडेशन, ठीक है। अब देखिए, आत्मसात्करण क्या होता है कि जब बच्चा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेता है, तब उसे आत्मसात्करण कहते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, यानी कि पहले बच्चे ने काला कुत्ता देखा, ब्लैक डॉग देखा, उसने देखा कुत्ता काला है, पूंछ है, इसके भी 2 कान हैं, मूछें हैं, इस तरीके का ये है, ठीक है, ये भौंक रहा है, यानी कि कुत्ता है। फिर बच्चा जो है इस डॉगी को देखता है। अब बच्चे ने इसको कभी देखा नहीं था, तो उसके अंदर एक क्या होता है कि वो देखता है कि यार ये कौन सा जानवर है, जो मैंने कुत्ता देखा था वो दूसरा था, ये क्या है। फिर वो देखता है कान इसके भी हैं, पूंछ इसके भी हैं, लेकिन ये सफ़ेद कलर का है। फिर जब ये भौंकता है तब देखता है यार ये भी भौंक रहा है, वो भी भौंक रहा है, इसका मतलब ये है कि कुत्ते जो हैं वो इस तरीके के भी हो सकते हैं और उस तरीके के भी हो सकते हैं। अब उसने पहले से ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लिया और वो समझ गया कि कुत्ता इस तरीके का भी होता है। अब आता है समायोजन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो वो क्या करता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेता है कि यार कुत्ता उस तरीके का भी हो सकता है, कुत्ता इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे सेकंड स्टेप में जब समायोजन करेगा
तो पूर्व अनुभव में चेंजेस लाएगा, परिवर्तन लाएगा और वातावरण के साथ तालमेल बिठाएगा, तब वो समायोजन कर पाएगा। यानी कि अब पहले बच्चे ने कुत्ता देखा था, अब वो बिल्ली को देखता है, वो देखता है यार ये भी कुत्ता है क्या, कान भी हैं, वैसे ही पूंछ भी है, ठीक है, थोड़ा छोटा ये भी है। लेकिन जब ये म्याऊं म्याऊं करती है तब वो समझ जाता है अरे यार ये कुत्ता नहीं है, ये फिर दूसरा जानवर है, ये बिल्ली है, ठीक है। उसने अपने पहले से प्राप्त अनुभव में चेंजेस लाया यहाँ पे और वो समझ गया कि ये बिल्ली है। तो ये इसे कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन। यानी कि बच्चा जब अपने अनुभव में परिवर्तन लाता है, ठीक है, अनुकूलन का सहारा लेता है। अब जैसे पहला पॉइंट हमारा कह रहा था डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि बच्चे को क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन होता है। तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन को समझो, फिर आप जो है डिसइक्विलिब्रियम को समझेंगे। इसका मतलब, इसका कॉन्सेप्ट अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक सेटिस्फैक्शन कायम करता है, एक संतुलन कायम करता है। आज यहाँ पे इसको हम बहुत फास्ट समझा रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर की क्लास करा रहे हैं। जब थ्योरी पढ़ाएंगे तब इसको डीप में समझाएंगे। जब बालक के सामने ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसका उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, नई प्रॉब्लम उसके सामने आई है, तो इससे बालक के अंदर एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, संज्ञानात्मक असंतुलन पैदा हो जाता है। जो क्वेश्चन कह रहा था कि बच्चे के सामने कोई नया अनुभव आया जिसको बालक समझ नहीं पाया, तो उसके अंदर क्या होता है, संज्ञानात्मक असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम आता है, जिसे दूर करने के लिए बालक संतुलन यानी कि क्या करता है, अनुकूलन करता है, संतुलन बनाता है, एडॉप्टेशन करता है। लाने के लिए वह आत्मसातकरण और समायोजन दोनों ही प्रक्रियाएं अपना लेता है। और जब आत्मसातकरण और समायोजन दोनों चीजें अपनाएगा तब क्या करेगा, आत्मसातकरण और समायोजन जब दोनों चीजें अपनाएगा तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे एडॉप्टेशन कहेंगे। यहां से ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था। आई बात समझ में? वेरी गुड। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसको पहले से अनुभव जो है उसको समझ नहीं पाया, असंतुलन हुआ, फिर उसने जो है आत्मसातकरण और समायोजन दोनों तरीके अपनाए, फिर उसको अनुकूलन हुआ, एडॉप्टेशन, और फिर वो इस बात को समझ पाया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। कहता है कि जहाँ पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं। क्या क्या देखते हैं भाई? जहाँ पे पियाजे जो है ना वो बच्चों को क्या करते हैं, पियाजे विचारों के निष्क्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में नहीं, पैसिव ये नेगेटिव वर्ड है। जहाँ पैसिव दिखे, बच्चा पैसिव कभी नहीं होगा, किसी कंडीशन में पैसिव नहीं होगा। हाँ, अगर नेगेटिव क्वेश्चन हो तब तो हो ही जाएगा। निष्क्रिय हेरफेर के रूप में पियाजे नहीं देखते, ऑप्शन को काट दो। विचारों के निष्क्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में, अगर बच्चा हेरफेर करता है तो वो पैसिव नहीं एक्टिव होकर के करेगा। यहाँ पे अगर एक्टिव लिखा होता तब ऑप्शन राइट होता, पैसिव की वजह से ये भी कट जाएगा भैया। विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में, ठीक है, वेरी गुड। सामाजिक संदर्भ में निष्क्रिय कर्ता के रूप में, वेरी गुड, गलत बात है, निष्क्रिय कभी नहीं होगा बच्चा, पैसिव नहीं है। तीनों ऑप्शन पैसिव की वजह से कटे। विचारों के सक्रिय हेरफेर कर्ता के रूप में जेन पियाजे मानते हैं, ठीक है, कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव होकर के अपने विचारों में फेरबदल करते रहते हैं। और वाइगोत्स्की बात करते हैं समाज और संस्कृति की। ये कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है। कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है, ठीक है। ये सामाजिक संदर्भ में बच्चा एक्टिव होकर के रहता है। तो ऑप्शन आपका 4th राइट हो जाएगा, एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज। ये बात करेगा जीन पियाजे की। एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ये बात करेगा वाइगोत्स्की की। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो 4th है वह राइट हो जाएगा। एक बात और बताएंगे, पियाजे जो हैं ये बच्चों को एक्टिव एक्सप्लोरर मानते हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस और एटमॉस्फेयर के साथ बातचीत करके खुद से ज्ञान का निर्माण करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बालक है वो विचारों के साथ सक्रिय रूप से छेड़छाड़, कहाँ, एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग, सक्रिय रूप से छेड़छाड़ करने वाला माना जाता है। वहीं पर वाइगोत्स्की का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वाइगोत्स्की भी बच्चों को क्या करते हैं, एक्टिव मानते हैं। लेकिन इनके वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं बल्कि सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी कि सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है। सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन 4th इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बहुत डीप आपको समझा रहे हैं। अगला प्रश्न लीजिए, देखिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का क्वेश्चन आ गया, इसकी थ्योरी आपको करानी है।
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है? ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेज बताए हैं, 6 स्टेज बताए हैं, ये किस आधार पे बताए हैं ये बताइए। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझने का तरीका भी आपको आना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था का जो निर्धारण हुआ है कि ये तीसरी अवस्था होगी, ये चौथी अवस्था होगी, ये तीसरा चरण होगा, इसका आधार क्या है? तो कोहलबर्ग ने 3 लेवल 6 स्टेज बताए हैं। इसका आधार ना तो बालक की आयु है, ठीक है, ना तो उसकी उम्र है और ना उसका सही और गलत उत्तर के आधार पर उन्होंने ये देखा कि बच्चे ने व्यक्ति द्वारा दिया गया या बालक के द्वारा दिया गया उत्तर जो है चोरी के पक्ष में है या विपक्ष में है। इस बेस पे उन्होंने विकास जो है नैतिक विकास की अवस्था का निर्धारण किया है। दूसरी बात, बच्चे ने जो आंसर दिया व्यक्ति की अंतर्क्रिया में अंतर्निहित तर्क, यानी कि बच्चे ने जो आंसर दिया उस आंसर के पीछे की सोच क्या है, यानी बालक किस प्रकार का नैतिक तर्क दे रहा है, उस नैतिक तर्क के पीछे क्या है। बच्चे के अंदर डर है, भय है या नियम मानने के रीजंस हैं कि हमें नियम फॉलो करने चाहिए। देखिए यहाँ पे कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा इस ऑप्शन में। देखिए क्लास लंबी होगी लेकिन पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे इन्होंने बच्चों के सामने एक कहानी सुनाई बच्चों को, और वो थी हिंज की स्टोरी। हिंज की स्टोरी ये है, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ 2 लाइन में, कि हिंज की जो स्टोरी है, इसकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टरों ने इसकी जो दवाई है वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास बताई है कि अगर तुम वहाँ से दवाई ले आओ तो तुम्हारी वाइफ की जान बच जाएगी। जब ये दवाई लेने जाते हैं तो दवाई की कीमत से 10 गुना ज़्यादा पैसे जो है हिंज को बता दिया जाता है। उसके पास पैसे होते नहीं हैं तो वो अब क्या करे, या पैसे उसके पास है नहीं तो या तो वो दवाई की चोरी करे, अपनी वाइफ को बचा ले। अगर दवाई की चोरी नहीं करता है, क्योंकि चोरी करना तो गलत बात है, चोरी नहीं करता है तो वाइफ मर जाएगी, चोरी कर लेगा तो पुलिस पकड़ ला जाएगी। ये 2 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अब कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने पॉइंट रखे कि भाई हिंज जो है अगर चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और चोरी करना गलत है। दूसरी बात, अगर चोरी नहीं करता है, दवाई नहीं मिलती है तो उसकी वाइफ मर जाएगी। अब बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो इस बेस पे बच्चों ने अपने अपने आंसर दिए, ठीक है। बच्चों ने क्या किए, आंसर दिए। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल 6 स्टेज बताए, ठीक है। इसी बेस पे बच्चों ने आंसर दिए। तो अब जो बच्चों ने आंसर दिए कि बालक के द्वारा दिया गया उत्तर जो है वो चोरी के पक्ष में था या विपक्ष में था, इस बेस पे उन्होंने जो है अवस्थाओं का निर्धारण कर दिया। दूसरी बात, बच्चे जो आंसर दे रहे हैं उसके पीछे तर्क क्या है। क्या डर का भय है कि अगर चोरी कर लेगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, क्या इस वजह से बच्चा आंसर दे रहा है, या चोरी करना गलत है, कानून के खिलाफ है, क्या इस डर से बच्चा आंसर दे रहा है, या सामाजिक भलाई हो, उसकी वाइफ बचे भले चोर पकड़ ले जाए, या इस वजह से बच्चा आंसर कर रहा है, ठीक है। इस आधार पर उन्होंने क्या किए जो है उन्होंने क्या किया, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में है या विपक्ष में, इस आधार पर उन्होंने निर्धारण किया विकास की अवस्था का, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति की आयु पर नहीं किया था, ये गलत है। बाकी बी और सी दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं, बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। इतनी बात होती है क्लियर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के क्या मायने हैं। देखिए लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना, यानी कि आइडेंटिफाइंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है ना सर, ये पियाजे का सिद्धांत है, ये पियाजे का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमें बात करनी है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना, ये बात किसकी है, ये जो सेकंड ऑप्शन है कि सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना, संगठित यानी स्कीम्स और स्कीमास की बात भी पियाजे ही करते हैं, ये भी ऑप्शन पियाजे का ही है। ये तीसरा कह रहा है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, यानी मास्टरिंग द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, ये पॉइंट बिल्कुल सही है।
क्योंकि जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं उनमें महारत हासिल करना। अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल टूल्स का मतलब क्या है, जैसे वे साधन जो हमें सोचने पर, है ना, हमारे सोचने में मदद करते हैं, सीखने में मदद करते हैं, समस्या हल करने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, है ना। जैसे वाइगोत्स्की ने क्या किया है, इन्होंने लैंग्वेज को एज अ टूल माना है कि जो भाषा है वो बच्चों का एक उपकरण है ना। जो लैंग्वेज है वो एक उपकरण के रूप में काम आती है, जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं, हम क्वेश्चंस पूछ पाते हैं, चीज़ों को एक श्रेणी में लगा पाते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में सोच पाते हैं, है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं, ठीक है। कोई सिंबल्स हो गया, या जैसे राइटिंग हो गई, हम किसी भी प्रॉब्लम यानी समस्या समाधान के दौरान जब हम शब्दों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से या वाक्यों के माध्यम से ही अपनी समझ बनाते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक उपकरण कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो गया। पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, ये जो पॉइंट है ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ विचार है, वाइगोत्स्की का नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। पहला ये भी जीन पियाजे का है, ये जीन पियाजे का है, ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण का है, और ये वाइगोत्स्की का है। ऑप्शन 3 इज द राइट वन ओवर हियर। इतनी बात करते हैं, वेरी गुड। अगला प्रश्न फिर वाइगोत्स्की का है, कहता है ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की यानी विद्यार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से, ये जो बात हो रही ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश की आवश्यक भूमिका है। ये क्या कह रहा है, प्रगति में मदद करने में। देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने से, समीपस्थ, अब मैं एक बार आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझा देता हूँ। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये रहा। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बालकों में, ये कहते हैं वाइगोत्स्की कि बालकों में परफॉर्मेंस की जो क्षमता है ना वो लिमिटेड होती है, कि बच्चा बस इतनी ही परफॉर्मेंस दे पाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, बच्चों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बालकों की सीमित क्षमता को बढ़ाने के इस कॉन्सेप्ट को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र माना है, ठीक है। इसके अनुसार किसी कुशल या व्यस्क साथी की सहायता से बालक के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि बालक जो काम कर पा रहा है, ठीक है, अब उसमें अगर कोई बच्चे की हेल्प कर सकता है तो हेल्प करता है तो बच्चा और उस काम को कर सकता है, ठीक, उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। बालक द्वारा बिना सहायता के किए जाने वाले कार्य और कुशल वयस्क की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। कैसे, देखिए भाई यहाँ पे बच्चा है और वो कैन डू अलोन, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कैन डू अलोन, यहाँ पे बच्चा अपने आप काम कर पा रहा है, ठीक है, वो है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट में, यहाँ बच्चा अकेला काम कर पाने में सक्षम है। फिर यहाँ पे बच्चा है तो कैन नॉट डू, यहाँ बच्चा काम नहीं कर पाएगा बिल्कुल। और इस येलो जोन में जो रहेगा तो यहाँ पे बच्चे कैन डू विद हेल्प, अगर बच्चे को किसी दूसरे अधिक जानकार व्यक्ति से हेल्प मिल जाती है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको कोई कक्षा 5 का बच्चा है, उसको कोई कक्षा 6, 7, 8 का बच्चा हेल्प करते हैं उसकी, तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। भाई उसको कहीं पे वो फंस रहा था, बच्चे ने थोड़ी, दूसरे ने उसकी हेल्प कर दी, बच्चे की जो है क्षमता बढ़ गई, वो और काम कर लेगा। या घर पे पेरेंट्स उसकी हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत, है ना। तो ये जो यहाँ पे दूसरे के हेल्प जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। भाई जो जहाँ पे बच्चा काम कर पा रहा था, यहाँ बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, इसके बीच का जो अंतर है ना, उसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में अधिक जानकार व्यक्ति की आवश्यक भूमिका होती है। किसकी आवश्यक भूमिका होती है? अधिक जानकार व्यक्ति, जो दूसरा अधिक जानकार है, यदि वो बच्चे की हेल्प करता है तो क्या होता है, बच्चे की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसको मोर नॉलेजेबल अदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर्स कहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का अगला क्वेश्चन है, कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि क्या है। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, ठीक है। ये कहते हैं कि बुद्धि केवल एक ही प्रकार की नहीं होती, ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, ठीक है। प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में होती है, नहीं, गलत है ऑप्शन। मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है, ये भी ऑप्शन गलत है आपका।
ये भी गलत है, ये भी गलत है। हावर्ड गार्डनर ने बताया कि इन्होंने अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ये कहते हैं कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैसे इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने 8-9 प्रकार की बुद्धि बताई है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी होती है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बताया इन्होंने। म्यूजिकल इंटेलिजेंस बताया। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बताया। स्पेशियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बताया इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है ऐसा नहीं है, एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 3 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। अच्छा, इसमें एक बात और आपको बताएं, ये जो है ना इमोशनल लर्निंग की मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं डेनियल गोलमैन। कौन बात करते हैं? डेनियल गोलमैन इसकी बात करते हैं, गार्डनर इसकी बात नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन तीसरा राइट है, बाकी बात छोड़ दो। अगला प्रश्न लीजिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? देखिए, प्रगतिशील शिक्षा वो होती है जहाँ पे बच्चा सेंटर में रहता है, बच्चे की रुचि क्षमता योग्यता के हिसाब से बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है। शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठचर्या, देखिए मानक पाठचर्या गलत है। स्टैंडर्ड, जहाँ भी ये स्टैंडर्ड करिकुलम आएगा या जहाँ भी स्टैंडर्डाइज्ड की बात होगी वो निगेटिव ही जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड जो होता है ना वो सबको एक निश्चित नियम दे देता है, एक फिक्स्ड प्रोसेस दे देता है, एक जैसी प्रक्रिया सबको देता है। ठीक है, तो वो गलत है। सबको एक जैसा प्रोसेस, एक टीचिंग मेथड, सबको एक जैसे नियम नहीं दिए जा सकते भाई। बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई एवरेज है, कोई प्रतिभाशाली है, तो सबको अलग अलग हिसाब से आप नियम भी दीजिए, सबके अलग अलग हिसाब से प्रोसेस भी दीजिए, अलग अलग हिसाब से उनका आप इवेल्युएशन मूल्यांकन कीजिए। सबको मानक पाठचर्या गलत है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार से हम पाठचर्या देंगे। बच्चा कमजोर है उसके हिसाब से सिलेबस उसको अलग देंगे, बच्चा थोड़ा एवरेज है उसके हिसाब से करिकुलम अलग होगा, प्रतिभाशाली के लिए अलग होगा। ठीक है, ये गलत है। शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। नहीं, हम देखिए मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ नहीं करेंगे, हम एवरेज यूज करेंगे, ना तो मैक्सिमम ना लो, जितनी जरूरत होगी उतना प्रयोग करेंगे। ठीक है, शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने पर, जो कौन कह रहा है रट्टा मारने पर, रोट लर्निंग बहुत निगेटिव है, हटा दो। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि जो व्यक्तिगत शिक्षा, जो बच्चा जैसा है उसको इसके हिसाब से सिलेबस दो, है ना, और उसकी हर बच्चे की रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग होती है, हर बच्चा अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उनको सिखाओ, है ना। तो छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन 4 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिएगा। कहता है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। क्यों भाई, क्यों हो सकती है? ये तो फिर आप वो बात होगा ना, जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हो। कहाँ लड़कियां चुप रहती हैं? आजकल तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा बोलती हैं, गलत बात है। ठीक है, हटा दो इस ऑप्शन को। या वो जो है नॉन पार्टिसिपेटिव होती हैं क्लासरूम में, ठीक है, साइलेंट भी होती हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठचर्या, ऐसी पाठचर्या जो चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग कैरिकुलम, जैसे आपकी मैथ्स हो गई, है ना, इसको समझने में, उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। ये तो फिर सीधा सीधा वही जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हो कि लड़कियां जो है मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगी, लड़कियां फिजिक्स नहीं पढ़ सकती, लड़कियां केवल होम साइंस के लिए बनी है। ये गलत है, दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, दोनों में आप जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हो। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही गलत हैं। आजकल लड़कियां मैथ्स में बहुत टॉप हैं, लड़कों से कहीं ज़्यादा। अगला प्रश्न लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन लीजिए। कहता है मूल्यांकन की प्रकृति डैश होनी चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए, ठीक है। और मूल्यांकन का कार्य कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन का कार्य प्रामाणिक होना चाहिए। देखिए बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं भाई? जो मूल्यांकन है वो गतिशील हो, ठीक है, लेकिन मानकीकृत नहीं होना चाहिए। सर मानकीकृत क्या होता है? ऐसा मूल्यांकन या ऐसा परीक्षण, ऐसा कोई टेस्ट जिसमें हमने अभी पीछे रिपीट किया था, नियम निश्चित हों, प्रोसेस सेम हो सबके लिए मापदंड हों, बराबर हों, इस हिसाब से जो
मूल्यांकन होता है वो गलत होता है। इसमें आप सभी के लिए एक जैसा नियम लगा रहे होते हो, जबकि बच्चे अलग अलग कंडीशंस के होते हैं। ये जो मानकीकृत परीक्षण होता है ना सर, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। सबकी तुलना, आप अलग अलग छात्रों या समूह के स्कोर की तुलना एक जैसी करते हो, है ना, एक जैसा प्रोसेस फॉलो करते हो, वो सब मानकीकृत की वजह से ये भी ऑप्शन कटेगा, मानकीकृत की वजह से ये भी ऑप्शन कटेगा। बच्चे हमारे ऑप्शन 2 ये क्यों कटेगा, ये वस्तुनिष्ठ की वजह से कटेगा। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन कार्य वस्तुनिष्ठ को जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव बेस ही होना चाहिए। मेन बात यह है कि डायनामिक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। गतिशील का मतलब ये होता है कि जो भी मूल्यांकन हो रहा है उसमें भाई अगर आपकी क्वार्टरली एग्जाम यानी 3 महीने की परीक्षा हो रही है तो हो सकता है कि बच्चा यहाँ पे कमज़ोर हो। 6 में हो सकता है ये बच्चा बहुत अच्छा कर जाए, तिमाही में नंबर इसके आए थे 40%, अब पता लगे आ जाए इसके 70%। तो जैसे जैसे बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके हिसाब से मूल्यांकन कीजिए। ये नहीं कि बस आपने एक बार साल में एक बार परीक्षा ले ली, उसी के बेस पे आपने कह दिया कि बच्चा तुम्हारा कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर सकता, बहुत बेकार है पढ़ने में। तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे लर्निंग प्रोसेस चेंज होता रहता है वैसे वैसे आपका जो मूल्यांकन की प्रकृति है वो भी चेंज होते रहनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है आज का। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और कहता है कि ऐसा अभिकथन ये कहता है, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैंने अभी आपको मानकीकृत परीक्षण खूब समझाया है, ठीक है, जिसमें सबके लिए एक ही तरीके से रूल्स फॉलो करना, इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बात बहुत सही है। निकष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। ये भी ऑप्शन आपका ठीक है। ओके, यहाँ पे कहता है क्योंकि जो क्राइटेरियन जो जैसे इसमें कह रहा है, कहाँ गया ऑप्शन, इन क्राइटेरियन रिफरेंस्ड, यानी कि जो क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट होता है ना, इसमें छात्र की जो परफॉर्मेंस होती है, उसका जो प्रदर्शन होता है, वो किसी निश्चित मानक यानी कि क्राइटेरिया से तुलना किया जाता है, ना कि दूसरे छात्रों के स्कोर से। इसलिए ये भी आपका ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ये जो इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन दोनों सही हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल यानी कि एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ावा देता है। एनालिटिकल स्किल्स वहाँ डेवलप होती हैं जहाँ बच्चा जो है किसी चीज़ के बारे में कई तरीके से सोचता है, और या कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके टुकड़े कर करके उसके बारे में उसके बाद उसको हल करता है। इस तरीके से वहाँ विश्लेषणात्मक कौशल होता है। जैसे प्रश्न पूछा गया बच्चों से कि स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। अब इसका कोई एक वर्ड में आंसर है नहीं, एक लाइन में इसका आंसर है नहीं। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए आप कई तरीके से सोचेंगे, एक डिटेल्ड आंसर देंगे आप यहाँ पे, है ना। अगर आपसे पूछ ले उदाहरण दीजिए, उदाहरण आप रटे रटाए उदाहरण प्रस्तुत कर दोगे, परिभाषा रटी रटाई होगी दे दोगे, प्रमुख लक्षण रटे रटाए होंगे दे दोगे। इसमें आप कहीं भी एनालिटिकल स्किल्स नहीं दिख रही है, विश्लेषणात्मक सोच आपकी नहीं दिख रही है ना। आपकी सोच यहाँ विश्लेषणात्मक है, यहाँ आप अलग अलग तरीके से सोचोगे और डिटेल्ड आंसर यहाँ पे आप दोगे, अपनी स्किल्स को यूज़ करोगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करोगे, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है कि अभिकथन ये है कि एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती। ठीक है, ये कथन क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है सर? कि एक कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है, गलत क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा में तो विभेदित निर्देश बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। कैसे? इसका मतलब है अलग अलग छात्रों की ज़रूरत होती है। भाई अलग अलग छात्रों का मतलब यह है कि छात्रों की अलग अलग ज़रूरत होती है, हर छात्र की अलग अलग ज़रूरत है, उसकी रुचि अलग है, क्षमता अलग है, उसकी सीखने की शैली, सीखने का स्टाइल, उसका लर्निंग प्रोसेस अलग है, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई धीमे सीख रहा है ना। और उनके अकॉर्डिंग जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो अलग अलग प्रयोग किया जाता है। बच्चों के लिए गतिविधियां अलग अलग होती हैं, उनके लिए जो मूल्यांकन होता है वो भी अलग अलग होता है, क्योंकि समावेशी कक्षा में तो हर तरीके का बच्चा होता है ना।
तो उसके लिए विभेदित निर्देश जरूरी है। ए आपका हो जाता है यहाँ पे गलत। ठीक है, अगला ऑप्शन, समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दूसरा भी गलत है कि समावेशन एक नीति है जो एक ही तरीके का लक्ष्य दे रही है, एक ही रणनीति अपना रही है और एक ही प्रकार की मूल्यांकन विधि। ये भी तो गलत है ना, क्योंकि समावेशन का मतलब सभी को समान अवसर दीजिए, सभी को अवसर समान मिलना चाहिए भाई। लेकिन इसके लिए सभी को एक जैसे लक्ष्य, एक जैसी रणनीति, एक जैसा मूल्यांकन जरूरत ये देना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से लक्ष्य और रणनीतियों को क्या करना चाहिए, बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। दोनों गलत हो जाते हैं यहाँ पे, ए और दोनों गलत हैं। आज का लास्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको कंटिन्यू रोज क्लास मिलेगी और इसमें हम लोग PYQs ही सॉल्व करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम सरल सरल प्रश्न उठा लें और आपको आंसर कराते रहें, ऐसा नहीं है। एक तरफ से सारे PYQs करेंगे। व्यक्ति प्रथम भाषा यानी कि पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों की बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना, ये क्या है? ये अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर दिखाता है। क्या ये इस पर जोर दिखाता है? यह अक्षम लोगों की सही पहचान और नामीकरण में बाधक है। यह अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है। या फिर समावेशन के मानवाधिकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ऑप्शन इसमें फोर्थ आपका राइट हो जाता है, क्योंकि जो है पीपल फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब होता है कि पहले व्यक्ति को देखो, फिर उसकी स्थिति या अक्षमता को देखना होता है, पहले व्यक्ति को देखना होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अधिगम अक्षम जो छात्र है, क्या है, अधिगम अक्षम जो छात्र है, इसकी जगह पे अधिगम अक्षमता वाले छात्र, ये ज़्यादा सही है। इससे जो है व्यक्ति की पहचान में गरिमा, एक डिग्निटी बनी रहती है और ध्यान उसकी अक्षमता पर नहीं बल्कि व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।